So our next topic is sponification number. Sponification number is basically the number of potassium hydroxide KOH or sodium hydroxide NaOH that is required to sponify 1 gram of fat. अभी हमने ऊपर sponification पढ़ी थी, हमने कहा था कि sponification number वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फैट्स या फिर लिपिड्स ऑयल्स जो भी है हमारे पास, उनको हम बेस की प्रेजेंस में स्पोनिफाई करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लिसरॉल और सोप में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो 1 ग्राम फैट या ऑयल को स्पोनिफाई करने के लिए कितना KOH या कितना NaOH रिक्वायर्ड है, दैट इज बेसिकली स्पोनिफिकेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल आपको दी हुई है ग्लिसरॉल ट्राइपामिटेट की. उसमें कहा कि 1 मोल ग्लिसरॉल ट्राइपामिटेट को रिक्वायर है 168,000 mg ऑफ KOH. 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स हैं? 807 ग्राम्स. हमें कितने ग्राम्स के लिए चाहिए? हमें 1 ग्राम के लिए चाहिए. हमने डेफिनेशन में कहा कि 1 ग्राम फैट या ऑयल को स्पोनिफाई करने के लिए कितनी बेस चाहिए, वो है आपके पास स्पोनिफिकेशन नंबर. अब हमारे पास 807 ग्राम्स के लिए चाहिए 168,000, तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? 168,000 डिवाइडेड बाय 807 ग्राम्स, तो वो आंसर आता है 208. इसका मतलब है 1 ग्राम ट्राइपामिटेट को स्पोनिफाई करने के लिए वी नीड 208 नंबर ऑफ KOH molecules or NaOH molecules. It means it is a sponification number of glycerol tripalmitate. Okay. The next one is rancidity of fats or oils. Rancidity basically क्या है? It is the spoilage of fats and oils. Fats और oils जब spoil हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, they give foul smell. बुरी सी smell आना शुरू हो जाती है. That is called rancidity. Rancidity क्यों होती है? It is because of the formation of aldehydes and fatty acids. कुछ फाउल स्मेलिंग, बुरी स्मेल वाले एल्डिहाइड्स और फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस, तो उसे हम कहते हैं कि ये रेंसिडिटी हो गई है. अब हमारे पास जो सी एनिमल से ऑयल्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि लिवर कॉड ऑयल, फिश ऑयल, उनके अंदर अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा होती है. अनसैचुरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. then they can be spoiled easily as compared to saturated fats. जो ऑयल्स हम सी एनिमल से ले रहे हैं, they are highly unsaturated, so they are deteriorated easily. Okay, so next one is iodine number. Iodine number is basically used to determine the extent of unsaturation. आपके मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन कितनी है, कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, वो हम पता लगाएंगे आयोडीन नंबर से. So iodine number is basically the number of iodine that will react with 100 grams of fat or an oil. 100 ग्राम्स फैट आपने ली, उसको सैचुरेट करने के लिए कितने आयोडीन रिक्वायर्ड थे, दैट इज बेसिकली आयोडीन नंबर. तो आयोडीन क्या होता है कि अगर आपके पास 100 ग्राम फैट में फॉर एग्जाम्पल 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट अगर हैं तो उसको सैचुरेट करने के लिए या उन डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितने आयोडीन रिक्वायर्ड हैं, दे आर 3 मॉलिक्यूल्स, 3I2. तो वो जो 3I2 है, दैट इज बेसिकली द आयोडीन नंबर, और वो आयोडीन नंबर डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितने डबल बॉन्ड्स या कितनी अनसैचुरेशन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थी. अब जिन ग्लिसराइड्स के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, उनका आयोडीन नंबर 0 है, क्योंकि आयोडीन को बस ऐड होने की कोई जगह ही नहीं है, तो इट मींस अनसैचुरेशन वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट इज एसिड नंबर. एसिड नंबर बेसिकली क्या है? हमारे जो फैट है या ऑयल है, उसके अंदर कितने फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ एसिड नंबर. वो बेसिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट. 1 ग्राम फैट या 1 ग्राम ऑयल हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है, दैट इज बेसिकली आयोडीन नंबर, एसिड नंबर. और वो आपको बताएगा जब आप न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो न्यूट्रलाइज करने के बाद आपको पता है क्या रिलीज होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स. तो जितने फैटी एसिड्स रिलीज होंगे, इसका मतलब है आपका आयोडीन नंबर उतना ज्यादा है. So our next topic is steroids. Steroids are basically lipids which occur in nature.
नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ये लिपिड्स, इनको हम कहते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानोफिनेंथ्रीन, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानोफिनेंथ्रीन, बेसिकली इट्स अ फिनेंथ्रीन। अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर, दिस वन, ये क्या है, एक फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक 5 कार्बन रिंग जुड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, पेंटानोफिनेंथ्रीन। सो पेंटानोफिनेंथ्रीन मींस देयर इज अ फिनेंथ्रीन मॉलिक्यूल व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू 5 कार्बन रिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो फिनेंथ्रीन मॉलिक्यूल है ये क्या है, इसके अंदर 3 रिंग आपको नजर आ रहे हैं, ए बी और सी, ए बी एंड सी। These 3 rings are basically 6 carbon rings और उसके साथ एक D ring अटैच हुआ है जो कि 5 कार्बन रिंग है। This R group can be a variable, ये डिफरेंट स्टेरॉइड्स के लिए R ग्रुप चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब ये इस R ग्रुप के चेंज होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की वो भी चेंज हो जाएंगी। जो नेचुरली अकरिंग जो हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं उनमें बेसिकली कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है क्लस्ट्रोल जो आपने नाम सुना होगा, एर्गोस्टेरोल्स, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स के कुछ हार्मोन्स हैं जो कि क्या है, स्टेरॉइड्स हैं। सो आवर फर्स्ट वन इज क्लस्ट्रोल। क्लस्ट्रोल क्या है, इट अकर्स इन ऑल एनिमल टिश्यूज, सारे एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, प्लस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्लांट्स। अच्छा, ये क्या है, ये फ्री फॉर्म में भी हो सकता है और एस्टेरिफाइड फॉर्म में भी हो सकता है। एस्टेरिफाइड फॉर्म क्या है, जब आपके पास ये लिपिड है जो हमने बात की थी कि एस्टर्स बनते हैं जब कार्बोक्सिलिक और फैटी एसिड्स कंबाइन करते हैं, तो वो जो एस्टर फॉर्म है वो भी एग्जिस्ट करती है और फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो एस्टर फॉर्म में और फ्री फॉर्म में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द yolk ऑफ द एग एंड इट इज प्रेजेंट इन द different oils and fats of nerve tissues। अच्छा, डिफरेंट अमाउंट्स हो सकती हैं इसकी ब्लड में। जब अमाउंट ब्लड में चेंज होती है, ज़्यादा या कम होती है, जब ज़्यादा होती है तो ये आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब आर्टरीज में ये डिपॉजिट होता है तो इट कॉजेज ब्लड प्रेशर इश्यूज या फिर हार्ट डिजीजेस कॉज करता है, जब ये आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। क्योंकि आपको पता है ये एक फैट है, जब फैट्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट होंगी हमारी आर्टरीज के अंदर तो उसको ब्लॉक करेंगी। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आपने देखा कि ये पूरा ग्रुप वही है, यहाँ पे एक OH ग्रुप आपको नजर आ रहा है, प्लस दिस इज द R चेन। ओके, the next is ergosterol. Ergosterol is basically a sterol that is present in fungi and yeast। जब हम इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्ट्राइक करवाते हैं तो ये क्या होता है, जो एर्गोस्टेरोल है इट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन D2। किससे स्ट्राइक करवाते हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से जब स्ट्राइक करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एर्गोकैल्सिफेरोल या फिर विटामिन D2 में। The third one is phospholipid. Phospholipid is a common lipid। जिस तरह आपके पास एक लिपिड स्टार्ट में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि एक ग्लिसरॉल होती है जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जब वो ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कंबाइन करती है तो बनते हैं लिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, आपको पता है ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। अगर वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स उन 3 में से फैटी एसिड के साथ कंबाइन करके एस्टर ग्रुप बनाए और जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किसी फॉस्फोरिक एसिड या किसी फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ कंबाइन कर जाए तो इसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। मैंने क्या बताया, ग्लिसरॉल के जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनमें से 2 किसके साथ कंबाइन करें, फैटी एसिड के साथ, और जो तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कंबाइन करें किसी फॉस्फोरिक ग्रुप के साथ, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में 25% जो एनर्जी है वो हमें मिलती है फैट से, प्लस दे आर मोर पैलेटेबल देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देते हैं बट दीज आर मोर पैलेटेबल। सेकेंड वन इज दे हैव इंसुलेशनिंग इफेक्ट ऑन नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस सिस्टम है उसको कुशनिंग का इफेक्ट देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंजरीज से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लस दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी टू एज अ एनर्जी रिजर्वायर, यानी कि हमारी बॉडी में अगर हम एक्स्ट्रा फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो स्टोर होते रहते हैं एज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। फिर हम जब स्टार्विंग प्रोसेस में होते हैं कभी, तो वो जो फैट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लस दे प्ले रोल इन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरल पार्ट क्या, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं।
ऑल्सो द एक्ट एज प्रिकर्सर्स। प्रिकर्सर्स क्या है? कोई कंपाउंड बनाने के लिए आपको जो इनिशिएटिव चाहिए, इनिशियल कंपाउंड जो चाहिए, उसको कहते हैं प्रिकर्सर। तो प्रिकर्सर बनाने के लिए भी यूज होता है, प्रिकर्सर एज अ प्रिकर्सर भी यूज होता है फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दी हुई है, जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। प्लस एक और रोल जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इट इज अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन। जो आपके पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ए, डी, ई के, उनको स्टोर करने के लिए अपने अंदर यूज होता है, क्योंकि ये जो वाइटामिन हैं ये किसी और चीज में सॉल्युबल नहीं होते, लाइक वाटर में, ये फैट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। तो इनको सॉल्युबल करने के लिए या इनको बॉडी में कंज्यूम करने के लिए हमें फैट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। Okay, now coming to our next topic, which is the last topic of this chapter, क्योंकि हमने पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया है, which is enzymes. Enzymes हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, if you remember, लास्ट चैप्टर था, हमने वहाँ पे कैटलिस्ट पढ़े थे, enzymes के बारे में भी पढ़ा था. So enzymes are basically biological compounds. They are produced in the living cells and they are capable of catalyzing the chemical reactions. They are the biological molecules which are produced in living cells and they catalyze the chemical reactions in the living bodies. अच्छा, अब क्या होता है, जो एंजाइम्स हैं उनकी दो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से एक है स्पेसिफिसिटी, एज यू कैन सी ओवर हियर, मैंने मार्क किया है, एंड सेकेंड वन इज एफिशिएंसी. स्पेसिफिसिटी क्या है कि एक एंजाइम एक रिएक्शन या फिर एक ही तरह के ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है. एक एंजाइम एक रिएक्शन या फिर एक ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, इसलिए इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. ऑल्सो इट इज वेरी एफिशिएंट. थोड़ा सा एंजाइम बहुत सारे रिएक्टेंट को कैटेलाइज कर सकता है, ठीक है. तो दे मे स्पीड अप द रिएक्शन बाय द फैक्टर अप टू 10⁻20, मतलब वो इतना एफिशिएंट है, ठीक है. अब क्या होता है, इसके अंदर एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, उस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जाके बाइंड करते हैं और एंजाइम अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है. एंजाइम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन, बेसिकली तो ये किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से. तो जो प्रोटीन पार्ट है इसके अंदर उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम. प्लस एंजाइम्स को कभी कभी अपनी फंक्शनिंग के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट भी रिक्वायर्ड होता है. दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर और कोएंजाइम. सो व्हाट इज दैट कोफैक्टर और कोएंजाइम? हमारे पास जो कोफैक्टर के तौर पे चीजें एक्ट करती हैं, दे कैन बी इनऑर्गेनिक आयंस लाइक आयरन का, कॉपर का, जिंक का. दीज आयंस आर इनऑर्गेनिक आयंस. प्लस देयर आर सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. मेटालो ऑर्गेनिक मीन्स दे हैव सम मेटल्स इन देम. ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स, इसकी एक्टिविटी को इनहांस करते हैं, सो वी कॉल देम कोफैक्टर और कोएंजाइम्स. एंड द एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर इज ऑफ क्रोमिक ऑक्सीडेज. यहाँ पे आप देखें क्रोमिक ऑक्सीडेज एंजाइम है जिसके अंदर कोफैक्टर प्रेजेंट है Fe2 पॉजिटिव. देन अनदर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइज uses zinc 2 positive as a cofactor. The third example given over here is of glucose 6 phosphatase which uses Mg2 positive as a cofactor. Plus it says the enzymes can also use vitamins as cofactors. Vitamins can be the coenzymes. For example, nicotinamide adenine dinucleotide is enzymes contain the vitamin nicotinamide vitamin which is a cofactor for this enzyme. क्या मैंने कहा? Nicotinamide adenine dinucleotide enzymes contain a vitamin which is known as nicotinamide which acts as cofactor. Okay, जब हम नेमिंग करते हैं okay, when we have to name these enzymes, what we do is that we add the suffix ase to the name of the substrate. जिस substrate को वो enzymes catalyze कर रहे हैं, जिस enzymes पे वो act कर रहे हैं, उसके name के end पे हम ase लगा देते हैं, तो which switches to the name of enzyme. For example, if our enzyme is working on urea, the enzyme will be known as urease. If our enzyme is working on cellulose, a polysaccharide to digest cellulose, the enzyme required will be cellulase, क्योंकि हमने cellulose के end पे ase लगा दिया. Okay, so इस तरह से हम क्या करते हैं, enzymes की naming करते हैं. Now coming to the classification of enzymes,
which is given by International Union of Biochemistry, which says कि enzymes को हम 6 categories में divide कर सकते हैं. The first one is oxidoreductase. Oxidoreductase basically वो enzymes होते हैं which catalyze oxidation reduction reactions. Name से पता चल रहा है oxidoreductases. These enzymes catalyze oxidation reduction, for example oxidase, dehydrogenase, peroxidase, etc. Second one is transferases. Those enzymes which transfer the groups between two compounds are known as transferases. Those compounds can be phosphate groups, or those groups can be phosphate groups or acyl compounds. For example, phosphotransferase enzyme will transfer phosphate group between two compounds. Third category is hydrolases. As the name says, hydrolases. These enzymes will catalyze the hydrolysis reactions. Hydrolysis is the reaction in which water is used to break down some substance. These enzymes include proteases like proteolytic enzymes. Okay. Fourth category, lyases. Lyases are basically enzymes that add some small molecule across the double bond or remove these molecules from the double bond. For example, these enzymes can add ammonia, water, carbon dioxide to double bond, or they can remove these molecules from the double bond, for example, phosphoglyceromutase. Fifth one is isomerases. Isomerases are those enzymes which catalyze the transfer of certain groups within the compound. Transfer of certain groups within the molecule, within the compound to form different isomeric forms. Isomeric forms क्या होती हैं? Those molecules which have same molecular formulas but different स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज. तो ऐसे रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, दे आर नोन एज आइसोमरेजेस. फॉर एग्जांपल, जब फ्यूमेरिक एसिड को मेलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है तो वी यूज एंजाइम फ्यूमरेज. नाउ हियर यू कैन सी formula of fumaric and malic acid. This is the molecular formula of fumaric acid as well as malic acid. लेकिन फर्क क्या है दोनों में? इनके स्ट्रक्चर में फर्क है. स्ट्रक्चर में ये फर्क है कि एक इनके अंदर सिस फॉर्म है और एक इनके अंदर ट्रांस फॉर्म है. सो बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? आइसोमरेज. द लास्ट वन इज ligases. Ligases are the enzymes which link the molecules together by breaking their high energy bonds. तो उसकी एग्जांपल है एसिटाइल, S means sulfur, COH, or carboxylase or succinic thiokinase. The next one is properties of enzymes. Properties में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? हमने पहले भी डिस्कस की. Enzymes are specific in nature. Specific means one enzyme will catalyze only one reaction or either a group of reaction which are closely related. ठीक है? Group of closely related reactions को catalyze करेगा. For example, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो एक्ट करता है 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स पे, हेक्सोजेस पे. हेक्सोजेस लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन पे एक्ट करेगा. लेकिन जो आपके पास ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है, अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम था जो कि 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर या मोनोसेक्राइड्स के ऊपर एक्ट कर रहा था, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है ये वेरी स्पेसिफिक है ग्लूकोज के लिए. सो हेक्सोकाइनेज was catalyzing a group of reactions while glucokinase is catalyzing only one substrate which is glucose. Okay. Our second property is protein nature. Enzymes पहले भी बात हुई, they are protein in nature. कभी कभी उनके अंदर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली they are made up of protein. और ये जो प्रोटीन है ये लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, बट ऑल्सो इट कैन एक्ट एज इन विवो एज इन विट्रो. Okay, what is in vivo and what is in vitro? In vivo is basically a task that is performed on living organism and in vitro is a task that is performed in laboratory. तो produce तो ये living cells के अंदर हो रहे हैं, लेकिन ये काम living cells के अंदर भी कर सकते हैं और उनको हम निकाल के laboratory में भी काम करवा सकते हैं. Okay. The third one is the direction of enzymes reactions. कुछ enzymes ऐसे होते हैं जो
दोनों डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं। आपको पता है हमारे पास मोस्टली रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल मीन्स they can move forward as well as in reverse direction। तो कुछ mostly enzymes ऐसे होते हैं जो forward direction में भी काम कर रहे होते हैं, also they are working in reverse direction। The last one are isoenzymes। ये ऐसे enzymes हैं which are obtained from same organisms but and they catalyze same reactions, लेकिन उनका chemical और physical structure different होता है, इसलिए हम उनको कहते हैं isoenzymes। Alright, What are the factors that affect the enzyme activity? सबसे पहला है enzyme concentration। एंजाइम कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। ऑल्सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस। तो दोनों की कंसंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट की और एंजाइम की ज़्यादा हो रही है तो आपके पास एक्टिविटी ऑफ या एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम विल इंक्रीज। सेकेंड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, यूजुअली जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं दे वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यूजुअली इट इज अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। कभी कभी ऐसा होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज कर सकता है, लेकिन वो एक हद तक या एक रेंज तक होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम टेम्परेचर जब ज़्यादा करते हैं तो आपको पता है जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे डी नेचर होना शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि हमारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए हैं तो हाई टेम्परेचर पे उनकी एक्टिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर विल डिस्टॉर्ट या फिर वो डी नेचर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम्स, और अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास वो एक्टिविटी शो नहीं कर सकेंगे। सो एन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द perfect activity of enzymes. Third is effect of pH. Same as temperature, our enzymes require a specific pH, a optimum pH for the best activity. For example, जो salivary amylase enzyme है, the enzyme present in our saliva, वो 6.4 से 6.9 की pH पे ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकता है। So this pH is known as optimum pH for salivary amylase. Then there are some other substances which can affect the activity of enzymes। वो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, उनको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स या फिर इनहिबिटर्स। जो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस कर रहे हैं दे विल बी नोन एज एक्टिवेटर्स। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कुछ कोफैक्टर्स होते हैं जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, सो दे आर एक्टिवेटर्स। एंड देयर आर सम पॉइजन्स अवेलेबल जो हमारे एंजाइम को की एक्टिविटी को कम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स। लास्ट वन इज रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या है, जब हम अल्ट्रावायलेट या गामा रेज या एक्स रेज के साथ अपनी एंजाइम को इरेडिएट करवाएंगे तो हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। द लास्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स क्या है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी यूज इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ एंजाइम LDH1। LDH1 इज रेज्ड इन हार्ट डिजीजेस। ऐसे इंसान में जिसको हार्ट डिजीज है उसकी बॉडी में LDH1 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। सो उस लेवल को जज करके हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके अंदर हार्ट डिजीजेस हैं। सेकेंड वन, इट कैन बी यूज एज ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल thrombin is an enzyme which is used to stop bleeding. Also, there are some enzymes that can be used for the cancer treatment. For example, L-asparaginase has been effective for the treatment of blood cancer in children. So we can use enzymes in three ways: as diagnosis, as drugs, or as cancer treatments. Here you can see diagnosis number 1, number 2 drugs, and number 3 cancer treatment. You can make headings in this way. Alright students, we are done with this chapter. Inshallah we will start next chapter tomorrow. Till then, Allah Hafiz.